नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में आज हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब जो कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन या क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ शो पे मौजूद है वॉइस इन्वेस्टर राइटर्स के हेमंत उस्तगी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और पहले दर्शक के साथ जुड़ते हैं जो कि चंडीगढ़ से गौरव है हमारे साथ फोन लाइन पर। हाई, गुड इवनिंग गौरव, कैसे हैं आप? कुछ बताइए अपने बारे में। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में। आप पहली बार निवेश करना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में 1000 की है। अच्छा, कर लिया है आपने निवेश? हाँ जी, हाँ जी, लास्ट वीक। और उसके बाद SBI में ली है ब्लू चिप में। हाँ जी। तो मैं अभी मेरा क्वेश्चन ये था, तो मैं अभी 1 और 2 ईयर्स के लिए लेना चाहता था। 1 से 2 साल के लिए आपको निवेश करना है गौरव? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपने बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और SBI ब्लू चिप में 1-1 हजार रुपए का निवेश किया हुआ है ऑलरेडी? हाँ जी, हाँ जी, वो मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है। अभी मैंने 4,000 की 2 सिप लगानी है, तो मुझे प्लीज एडवाइस कीजिए कौन सा फंड मैं लगा सकता हूँ। तो ये जो 2 फंड आपने चुने हैं, ये आपने सलाह ली है किसी से या खुद रिसर्च किया है? नहीं मैम, ये एक्चुअली आपका प्रोग्राम देख के मैंने शुरू किए हैं और आपको मैं बहुत मतलब थैंक यू कहना चाहता हूँ इसके लिए। मतलब मैंने YouTube से आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मतलब 3 दिन बाद हो या 4 दिन बाद हो। जी, अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने सलाह हमारी मानी। और मुझे ये बताइए कि आपने जो लंबी अवधि का निवेश किया हुआ है, ये कितना नजरिया है, कितने सालों के लिए किया है इसमें? ये मेरा एटलीस्ट 20 ईयर्स का है मैम। एटलीस्ट 20 साल का है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप निवेश बढ़ाएंगे भी ऐसे में। और आपका लक्ष्य क्या है? मैम, लक्ष्य आगे चिल्ड्रन एजुकेशन और उनकी मैरिज। ओके, तो कितना समय है उसके लिए और कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? कुछ आपने कैलकुलेट किया है? कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे हिसाब से तो 50 लाख बन जाएगा, जो अभी तक का अगर एटलीस्ट 15% रिटर्न लगाकर चले तो। 50 लाख आपको कम से कम कितने सालों के बाद चाहिए होंगे? 20 या 25 साल बाद। 20 या 25 साल के बाद। और जो आपको और 2,000 रुपए निवेश करने हैं, 2,000 रुपए और निवेश करने हैं ना आपको? नहीं, मुझे 4,000 की 2 सिप लगानी है, टोटल 8,000 की। अच्छा। और 2 साल के लिए। वो केवल 2 साल के लिए क्यों? कोई खास इमरजेंसी है पैसों को लेकर? एक्चुअली मैंने हाउस लेना है, तो मेरे पास थोड़े 20 लाख है। तो 20 लाख में मतलब 40-50 लाख के घर लेना है, तो 20 लाख का मैं लोन ले लूंगा अगर मेरा 10 लाख इससे बन जाए। मतलब ये मैं सोच रहा था 2-3 साल तक। 2 या 3 साल गौरव? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, बताते हैं हमको क्या करना चाहिए। हेमंत जी, यहाँ पर इंटरेस्टिंग सवाल तो है ही, और इनका जो लक्ष्य है वो हमने अब जान लिया है, इसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं थी। दोनों ही गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की पढ़ाई, भविष्य और इनका घर खरीदने का भी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लंबी अवधि के लिए तो निवेश कर सकते हैं, वो ये कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन जो घर खरीदना, जो इमीडिएट गोल है इनका, वो 2 साल के बाद ही है। और 2 साल के बाद कम से कम इन्हें 10 से 15 लाख रुपए चाहिए, जैसा कि ये बोल भी रहे थे। क्या रास्ता अपनाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कविता, इन्होंने जो शुरुआत की है, हाँ, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हाँ। क्योंकि हमने काफी बार देखा है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डिले कर देते हैं, सोचते हैं कि अभी थोड़ा सा अमाउंट है। जैसे उन्होंने कहा 1,000 रुपए की 2 SIP की है उन्होंने। जनरली लोगों को लगता है कि अभी बहुत कम पैसा है, थोड़ा पैसा बनने के बाद हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तो गौरव, आपने बिल्कुल सही किया अपने इन्वेस्टमेंट को शुरुआत करके। फंड भी दोनों आपके अच्छे हैं, और क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, आपका 20 साल का टाइम होराइजन है। ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि मार्केट में काफी उतार चढ़ाव है, उससे आप घबराना नहीं। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप SIP के द्वारा इन्वेस्ट करते हो तो आपको फायदा क्या है कि जब मार्केट गिरता है तो आपको नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करने को मिलता है, बजाय इसके कि आप टाइमिंग करने की कोशिश करें। तो आई थिंक आपकी जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म की बिल्कुल सही है। शॉर्ट टर्म में क्योंकि आपका टाइम होराइजन 2 है और शायद उन्होंने 2 से 3 साल का है, अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे रख सकते हो तो एक कैटेगरी ऑफ फंड है, जैसे इक्विटी सेविंग फंड हम बोलते हैं, जिसमें करीब 20% जो है वो जाता है पैसा इक्विटी में, बाकी आर्बिट्राज और डेट के अंदर। ओवरऑल 65% आर्बिट्राज और इक्विटी, यानी जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको इक्विटी फंड्स के मिलते हैं। जैसे यहाँ पे कोटक इक्विटी सेविंग देख सकते हो आप, और दूसरा एक HDFC का इक्विटी सेविंग फंड है, जहां पे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर है इक्विटी के अंदर। इस तरह के फंड अगर आप चाहते हैं कि अच्छी रिटर्न मिले और आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले, तो ये 2 तरह के जो फंड है इनको देखिए। लेकिन समय में थोड़ा सा अगर आप
फ्लेक्सिबिलिटी रखें तो मुझे लगता है। और एक चीज सबसे अच्छी बात है कविता, यहाँ पे हम जब भी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो लोग या तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, यानी या तो डेट फंड या तो इक्विटी फंड। सबसे अच्छी बात क्या है म्यूचुअल फंड के बारे में कि बहुत सारी वैरायटी है, और अच्छी बात यह कि इक्विटी से आगे बढ़ के निवेशक के लिए यहाँ पर निवेश करने का एक जरिया मौजूद है। जी बिल्कुल, और वो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। सारे इन्वेस्टर्स को इस तरह से सोचना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है म्यूचुअल फंड के पास आपकी हर तरह की जो रिक्वायरमेंट है उसका सोल्यूशन है। गौरव, ये बताइए कोई और सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मैं आप कोई फंड एडवाइस कर सकते हो, कोई जैसे मल्टी कैप हो गया 2 years के लिए, जैसे मेरा सवाल मेन यही था, मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब मुझे मल्टी कैप क्या 2 साल के लिए आप रेकमेंड करेंगे? गौरव नहीं, एक्चुअली 2 साल का समय अगर आपके पास है, अगर आप SIP से इन्वेस्ट करते हो तो आपकी एवरेज होल्डिंग पीरियड सिर्फ 1 साल है। 1 साल होगी, बिल्कुल। 1 साल के लिए इक्विटी चाहे कितना भी मार्केट में पोटेंशियल हो, मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि एक चीज मत भूलिए, एक तो टाइम हॉराइजन कम है आपका, दूसरा एक गोल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, घर के लिए आपको पैसा चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है जरूरत से ज्यादा उसमें आपको रिस्क लेने की जरूरत है। अगर ये 3 साल का नजरा करते हैं तो क्या डेट फंड में आपको लगता है कि निवेश कर सकते हैं? देखिए, डेट फंड में मुझे लगता है जो करंट सिचुएशन है उसमें 7.5-8% ज्यादा रिटर्न इनको नहीं मिलेगा, और अगर बाई चांस इनको अच्छी डील मिल गई घर में और इनको निकालना पड़ा तो सारा का सारा पैसा में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर मान लीजिए 20-30% जो भी टैक्स ब्रैकेट है उतना उनको टैक्स देना पड़ेगा। इक्विटी सेविंग में क्यों बोल रहा था, क्योंकि 1 साल के बाद आपको टैक्स फ्री हो जाता है, और उसमें रिस्क भी कम है, पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है। जैसे मैंने कहा, कोटक इक्विटी सेविंग जहां पे 20% करीब इक्विटी है, और HDFC का इक्विटी सेविंग जहां करीब 30% इक्विटी है, ये दोनों फंड में आप कंबाइन करके अपनी SIP कर सकते हो। चलिए, तो गौरव आपको हमने ये सलाह दे दी है, उम्मीद करते हैं कि अपने निवेश शुरुआत आप जल्द से जल्द करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सुरेश का सवाल लेते हैं, जो कि फैटका पे सवाल पूछना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हाल ही में इन्हें नई नौकरी लगी है, जिसके बाद बैंक अकाउंट भी इन्होंने खोला है, इनका पहला बैंक अकाउंट है, तो फैटका के नियमों का निवेश पर और इनके बैंक अकाउंट पे किस तरह का असर पड़ेगा, ये समझना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही लेटेस्ट सवाल है मैं कहूंगी, क्योंकि फैटका को लेकर हम बहुत बातें सुन भी रहे हैं। अगर आपने अपनी आप फैटका कंप्लायंस नहीं है तो आपके बैंकिंग अकाउंट्स लॉक भी हो रहे हैं, लेकिन ये किन लोगों के लिए है और इसका मतलब क्या है? देखिए, फटका मतलब बेसिकली क्या है, एक एंटी टैक्स अवॉइडेंस लॉ है, जिसमें एक एग्रीमेंट है यूएस और इंडिया के बीच में, जहां पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो अकाउंट होल्डर्स हैं, स्पेशली जो यूएस पर्सन अकाउंट होल्डर्स जो हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को देनी है। अब ये सिर्फ ये समझ लीजिए कि 31 अगस्त 2015 के बाद जो भी नए अकाउंट खुले, चाहे वो बैंक में खुले, चाहे वो एनपीएस में खुले, चाहे वो म्यूचुअल फंड में खुले, वो ऑलरेडी फटका कंप्लायंट है, क्योंकि उनमें एक फॉर्म ऑलरेडी था। यहाँ पे ये पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पे लोगों को कंप्लायंट होना था, वो 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 था। सीबी रेड्डी ने कहा है कि अगर आपने इस दौरान कोई अकाउंट खोला है बैंक में, या एनपीएस में अकाउंट खोला है, या म्यूचुअल फंड में कोई नई इन्वेस्टमेंट की, नया फोलियो खोला है, तो आपको फटका कंप्लायंट होना पड़ेगा। अभी फटका क्या एक फॉर्म है, बेसिकली इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है इससे आपसे कि आपकी जो टैक्स रेजिडेंसी है वो कहाँ की है, आपका जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, जैसे हमारे देश में जो पैन नंबर है वो क्या है, और आपका कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा है, ये कुछ 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अब इसकी जो डेडलाइन थी वो 30 अप्रैल की डेडलाइन थी। इससे पहले मैं बता दूं कि जो डेडलाइन थी वो 31 अगस्त 2016 थी, लेकिन क्योंकि लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको बढ़ा के 30 अप्रैल 2017 किया गया था। अब इसके बाद क्या होना था, ये होना था कि अगर आपका 30 अप्रैल में अगर आप टैक्स फटका कंप्लायंट नहीं है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज होना था, आपका जो एनपीएस अकाउंट है वो फ्रीज होना था, और आपकी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है वो फ्रीज होनी थी, जो आपने 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच में की। अब हुआ क्या है कि बैंक के जो अकाउंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली फ्रीज नहीं हुए, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक फटका कंप्लायंट नहीं हुए वो जल्दी से जल्दी कर लें। और ये बहुत आसान है, अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, तो फिजिकल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जो एनपीएस वाले जो हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि पीएफआरडीए ने क्लैरिफाई किया कि अभी जो है वो अकाउंट फ्रीज नहीं होंगे। म्यूचुअल फंड में अगर आपकी एसआईपी चल रही है, एसटीपी चल रही है, या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, वो चलती रहेगी, लेकिन अगर आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है, रिडम्पशन है, वो जो है नहीं कर पाएंगे जब तक आप फटका कंप्लायंट नहीं होंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो जल्दी करें, बहुत ही आसान प्रोसेस है। बिल्कुल। वो जल्दी करेंगे तो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। चलिए इसी नोट पर रुकते हैं इस ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहिए।
योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हमारे साथ ब्रजेश कुमार फोन लाइन पर हैं दिल्ली से। नमस्कार ब्रजेश जी, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सवाल अपने शो में लेने के लिए। जी, अच्छा लगा आपने सवाल भेजा। बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम। कविता जी, फिलहाल मैं 2000 रुपये पीपीएफ में, 2000 रुपये एसबीआई ब्लू चिप फंड में और 2000 रुपये एसबीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में डाल रहा हूँ। ओके। और मुझे 2000 रुपये का और निवेश करना है एसआईपी के थ्रू। ठीक है। तो मुझे कोई सुटेबल फंड बता सकती हैं आप? जैसे कि आप अगर शो देखते हैं तो आपको पता होगा ब्रजेश जी के हमेशा एक लक्ष्य के तहत हम निवेश करने की सलाह देते हैं। कुछ बता पाएंगे अपने लक्ष्य के बारे में और कितने साल का निवेश होगा ये? फिलहाल मेरा अभी लक्ष्य रिटायरमेंट प्लान से जुड़ा हुआ है, तो मैं 10-15 साल के लिए निवेश करना चाहूंगा। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ हेमंत सिद्दीकी हैं। हेमंत जी बताइए क्या करना चाहिए। 2000 रुपये और निवेश करने हैं, फंड सिलेक्शन कैसा है और कहाँ निवेश कर सकते हैं? आई थिंक इनकी जो फंड सिलेक्शन है वो अच्छी है। पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी दोनों फंड जो है वो एक लार्ज कैप फंड और एक मिड कैप फंड है। दोनों फंड अच्छे हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म गोल है। इक्विटी फंड अच्छे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो एडिशनल पैसा डालना चाहते हैं, सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ये बात सही है कि जब पैसा आप बढ़ाते रहिए, लेकिन जैसा आपने पहले भी कहा और कविता ने भी आपको बताया कि जो गोल आपका जो है एक टारगेट बना के चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा आपको और डालना है, बजाय इसके कि हम 2-2 की एसआईपी बढ़ाते रहें। अगर मान लीजिए मेरा लक्ष्य करने के लिए मुझे 15,000 करना है, तो फिर मेरा एफर्ट ये होना चाहिए मैं किस तरह से 15,000 तक पहुंचूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैं चाहूंगा और एक ऑलरेडी मिड कैप और लार्ज कैप उनके पास है, एक मल्टी कैप फंड ले जहां पे बायस जो है वो ज्यादा पैसा जो है 60-70% जो है लार्ज कैप और बाकी मिड कैप में हो। 2 फंड बताना, दोनों में से कोई फंड आप ले सकते हैं, या तो रिलायंस टॉप 200 ले सकते हैं या तो कोटक सेलेक्ट फोकस। इन दोनों में से एक फंड ले लीजिए। और जैसा मैंने कहा, अगर गोल बेस्ड अप्रोच करेंगे, टारगेट बना के चलेंगे, तो आप डेफिनेटली जो आपको जो फायदा होगा पोर्टफोलियो में वो कहीं ज्यादा होगा। ब्रजेश जी, कोटक सेलेक्ट फोकस या रिलायंस टॉप 200 फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। जो आप 2000 रुपये और निवेश करना चाहते हैं वो इनमें कर सकते हैं और जैसे आपकी क्षमता होगी वैसे अपने निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पे आने के लिए। और योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश म्यूचुअल फंड कॉर्नर।